बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाला आले मोहम्मद। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेपरेशन डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग बिजनेस की, यानी वो बिज़नेस जो मर्चेंडाइज को परचेज़ करता है, यानी गुड्स को परचेज़ करता है फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। तो इस बिज़नेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरह प्रिपेयर की जाती हैं, उसमें क्या इश्यूज़ हैं, और उसकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह बनती है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी किस तरह बनती है, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन किस तरह बनती है। तो लेट्स स्टार्ट जी, इसको हम स्टार्ट करते हैं। जी, आपके सामने एक ट्रायल बैलेंस मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। ये एक स्नैरियो है, कंपनी है जी आसिफ ट्रेडिंग कंपनी, और ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है, यानी इसमें जितनी भी एडजस्टमेंट्स अकाउंट्स में होनी थी वो हो चुकी है। अब ये ट्रायल बैलेंस रेडी है जिससे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपको डिफरेंट अकाउंट्स दिए हुए हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको अकाउंट्स दिए हुए हैं, और उसके बाद आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है कि क्लोजिंग स्टॉक इस बिज़नेस का कितना है, और नोट्स पेबल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो हम अकाउंट्स बाय अकाउंट्स डिस्कस करेंगे, और फिर ये आपके सामने मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है। ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है, फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का फॉर्मेट है, और फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का फॉर्मेट है। और हम आइटम बाय आइटम इन फॉर्मेट्स को फिल करेंगे और देखेंगे कि कौन सा अकाउंट किस स्टेटमेंट में किस तरीके से प्लेस होता है। तो सबसे पहले जी स्टार्ट करते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मैं आपको आइटम के बारे में कि वो आइटम क्या है उसी वक्त एक्सप्लेन करूँगा जब हम उसको आइटम को प्लेस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी रेवेन्यू से। तो रेवेन्यू से स्टार्ट करेंगे। तो सेल्स हमारा रेवेन्यू है। तो सेल्स रेवेन्यू हमें यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज़ द सेल रेवेन्यू। ये हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अभी हमने ये लास्ट कॉलम इसलिए नहीं यूज़ किया कि अभी सेल्स में से कुछ चीज़ें अभी लेस होनी है। सेल्स में से दो आइटम नॉर्मली लेस होते हैं। एक सेल्स रिटर्न्स। सेल्स रिटर्न्स से मुराद है वो आइटम्स जो आपने गुड्स सेल्स कर दी हैं, लेकिन अभी कस्टमर ने आपको वो रिटर्न कर दिए हैं। इसको हम रिटर्न इनवर्ड भी कह सकते हैं कि वो गुड्स जो आपने सेल की थी और वो आपको वापस मिल गई हैं। तो रिटर्न इनवर्ड्स जो है वो हम यहाँ से पुट कर लेते हैं, रिटर्न इनवर्ड्स। सेल्स रिटर्न्स एंड अलाउंसेस भी इसको आप लिख सकते हैं, सेल रिटर्न्स एंड अलाउंसेस, जैसे ये अकाउंट में लिखा हुआ है। सेल्स रिटर्न्स एंड अलाउंसेस एक अकाउंट टाइटल हम यूज़ करते हैं उन गुड्स के लिए जो कस्टमर ने आपको रिटर्न कर दी हैं ड्यू टू एनी रीज़न। इसके बाद जी इसमें से हम सेल डिस्काउंट भी हम लेस करते हैं। तो सेल डिस्काउंट भी देखिए यहाँ पे आपको ट्रायल बैलेंस में सेल डिस्काउंट दिया हुआ है, दिस इज़ 8817। तो इन दोनों का सम इस जगह पे हम रिपोर्ट करेंगे, यहाँ पे एक अंडरलाइन कर देंगे इसको, और ये जो सम इन दोनों का आ जाएगा, ये इसमें से फिर हम 977,932 जो टोटल सेल्स थी उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, तो नेट सेल हमारे पास इस कॉलम में आ जाएगी। तो दिस इज़ द फिगर ऑफ नेट सेल्स। उसके बाद हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं नेट सेल में से। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसको हम अलग से एनेक्चर भी बना सकते हैं, यानी ये जो वर्किंग है यहाँ से जो स्टार्ट हो रही है ये हम अलग से वर्किंग भी कर सकते हैं। उसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट का नाम दे सकते हैं, लेकिन हम इसको इनकम स्टेटमेंट के अंदर भी बना सकते हैं, यानी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के अंदर भी बना सकते हैं। प्रैक्टिकली नॉर्मली ये होता है कि से नेट सेल्स की फिगर डायरेक्ट रिपोर्ट की जाती है, और ये जो वर्किंग है जो आपने यहाँ से की है ये नोट्स टू दी अकाउंट में की जाती है। लेकिन चूंकि अभी यहाँ पे हम इसको एज अ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं बाद में। जो भी वर्किंग आपने नोट्स में करनी होगी वो आप उसको नोट्स में लेके चले जाएंगे, और फिर वहाँ उसका एक रेफरेंस आप अलॉट कर देंगे। तो लेट्स कंटिन्यू जी, हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री जो कि ट्रायल बैलेंस में गिवन होगी वो रिपोर्ट करनी होगी, जो कि हम यहाँ पे रिपोर्ट कर देंगे। ये देखिए ये ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है क्वेश्चन में।
फिर हम इसमें टोटल कॉस्ट ऑफ परचेजेस कंप्यूट करते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ परचेजेस से मुराद कि जो हमने गुड्स परचेज की है उनकी कॉस्ट, जैसे ये परचेजेस है तो ये हम परचेजेस यहाँ पे पुट कर देंगे। और फ्रेट इन से मुराद वो पेमेंट है जो आप गुड्स को डिज़ायर्ड लोकेशन में लाने के लिए इंकर करते हैं, तो ये कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। ये एज़ पर IS2 हम ऐड कर रहे हैं। IS2 के मुताबिक वो कॉस्ट इन्वेंट्री का पार्ट बनाई जाती है जो इन्वेंट्री को डिज़ायर्ड लोकेशन में और डिज़ायर्ड कंडीशन में लाने के लिए पे की जाए, वो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स का पार्ट बना देते हैं। तो जी इसमें फ्रेट इन को हम ऐड करेंगे। फ्रेट इन का वर्ड यहाँ पे इसलिए यूज़ किया गया है कि ये आपने गुड्स को मंगवाने के लिए पे किया है, तो ये आप फ्रेट इन कर देंगे। इन दोनों आइटम्स को जब हम ऐड कर देंगे तो दिस इज़ दी टोटल कॉस्ट ऑफ परचेजेस। देखें यहाँ पे इसकी हेडिंग भी डली हुई है, टोटल कॉस्ट ऑफ परचेजेस। जिस तरीके से सेल्स रिटर्न्स और सेल डिस्काउंट हैं, इसी तरीके से परचेज रिटर्न्स और परचेज डिस्काउंट भी हैं। यानी जब हम डिस्काउंट कस्टमर को देते हैं या कस्टमर हमें गुड वापस करता है, इस तरीके से हमें हमारा सप्लायर भी डिस्काउंट देता है, हम अपने सप्लायर को भी गुड्स वापस करते हैं। तो जिस तरीके से ये सेल डिस्काउंट है, इसको डिस्काउंट अलाउड भी कह सकते हैं। जैसे ऊपर मैंने ये शायद बात मिस कर दी थी कि सेल डिस्काउंट को हम डिस्काउंट अलाउड भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने कस्टमर को ये डिस्काउंट अलाउ किया है। इस तरीके से परचेज डिस्काउंट को डिस्काउंट रिसीव भी कहते हैं। परचेज डिस्काउंट रिसीव भी है। तो ये परचेज डिस्काउंट हम पुट कर देंगे 1788। और परचेज रिटर्न्स यानी वो गुड्स जो हमने वापस कर दी हैं, ठीक है। इसको परचेज रिटर्न्स एंड अलाउंसेस हम लिख लेते हैं, एंड अलाउंसेस, ठीक है जी। ये वापस हमने गुड्स कर दी हैं, तो इसमें से यानी टोटल कॉस्ट ऑफ परचेजेस में से ये दोनों आइटम हम माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगी हमारी नेट परचेजेस। दिस इज कॉल्ड नेट परचेजेस। नेट कॉस्ट ऑफ परचेज कह सकते हैं, नेट कॉस्ट ऑफ परचेजेस। इस नेट कॉस्ट ऑफ परचेजेस में हम ये ओपनिंग स्टॉक को ऐड अगर करें तो ये कहलाएगा जी अवेलेबल फॉर सेल। यानी इसको हम पूरा अगर वर्ड लिखें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ये कंप्यूट हो गया जी। उसके बाद जो हमें क्लोजिंग स्टॉक का इंफॉर्मेशन दी गई है नोट्स में या अदर इंफॉर्मेशन में, वो हम यहाँ पुट करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है हमें 277390, वो हम इस जगह पुट कर देंगे 277390। तो इस टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से हम इस फिगर को माइनस कर देंगे, तो दिस इज आवर फिगर कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और इस नेट सेल्स में से हम इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करेंगे, तो दिस विल बी आवर ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा जी? नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर आपने एनेक्स्चर बनाना है तो ये पूरी वर्किंग जो आपने यहाँ पे की है, ये आप एक एनेक्स्चर में कर लेंगे जिसको आप वर्किंग का नाम दे देंगे, और फिर डायरेक्ट जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंप्यूट होगी वो आप नेट सेल में से माइनस भी कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली इस तरीके से भी चीज़ों को रिपोर्ट किया जाता है। इसके बाद जी हमने माइनस करने हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो बिजनेस को रन करने के लिए किए जाते हैं। इसमें दो किस्म की कैटेगरीज हैं, एक को हम कहते हैं जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, और एक कहलाते हैं जी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। इनकी कुछ एग्जांपल आपको मैं दे देता हूँ। जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो कि ऑफिस मैटर्स को चलाने के लिए या जनरल ऑफिस की रूटीन को चलाने के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑफिस का रेंट है, ऑफिस की का प्रॉपर्टी टैक्स है, ऑफिस का डेप्रिसिएशन है, इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन है, आपने कोई इंश्योरेंस करवाई हुई है, वो इंश्योरेंस आपने पे की। ये तमाम एक्सपेंसेस जो कि रूटीन अकाउंटिंग स्टाफ आप मेंटेन कर रहे हैं, उन अकाउंटिंग स्टाफ की जो सैलरीज हैं वो तमाम की तमाम आपकी जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर रिपोर्ट की जाती हैं। जबकि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में वो एक्सपेंसेस हैं जो गुड्स को डिलीवर करने के लिए या गुड्स को सेल करने के लिए आप इंकर करते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रेट आउट है,
यानी आप जो फ्रेट इन तो आप पे करते हैं ना, जब गुड्स को मंगवाने के लिए पे करते हैं। फ्रेट आउट जिसको हम डिलीवरी एक्सपेंस भी कहते हैं, वो एक्सपेंस जो हमारा आप गुड्स को डिलीवर करने के लिए देते हैं। इसके अलावा सेल्स कमीशन आप पे कर रहे हैं। इसके अलावा आप आपका सेलिंग आपका जो फिनिश गुड का वेयर हाउस है, जहाँ पे आपने फिनिश गुड का स्टॉक में रखा हुआ है, उसकी सारी हैंडलिंग कॉस्ट है, उसकी स्टाफ की कॉस्ट है वगैरह। तो ये जो भी कॉस्ट आपकी डिलीवरी वैन का डेप्रिसिएशन है, ये तमाम की तमाम जो कॉस्ट है, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के अंडर रिपोर्ट की जाती है। तो इन दोनों को भी हम यहाँ प्लेस कर देते हैं। जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हमारे पास हैं, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी हमारे पास ये आ गए हैं जी। इन दोनों एक्सपेंसेस को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल जो एक्सपेंस आ जाएंगे वो 485,467 आ जाएंगे। इसके बाद हम इस ग्रॉस प्रॉफिट में से ये वाली फिगर माइनस करेंगे, तो दिस विल बी आवर ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम कहें, इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस कहें, या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस कहें, जिसको इबिट भी नॉर्मली कहा जाता है, एक ही बात है। इसीलिए मैंने ये अल्टरनेट नेम भी आपके सामने रख दिए हैं। तो इसको आप ऑपरेटिंग इनकम कह सकते हैं, इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस कह सकते हैं, या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस कह सकते हैं। इस फिगर में से हमने दो चीज़ें माइनस करनी है। पहले हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस करना है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारे पास ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 4581। तो जब हम इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो इसको हम कहते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स या अर्निंग्स बिफोर टैक्स के, जिसको ईबीटी भी हम कह सकते हैं, अर्निंग बिफोर टैक्स। जी, अर्निंग बिफोर टैक्स आपके पास कंप्यूट हो गया। उसके बाद आपने इनकम टैक्स एक्सपेंस जो भी आपकी बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट में रिपोर्ट होगा, वो आपने माइनस करना है। ये ट्रायल बैलेंस से आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। तो ये भी आपने ट्रायल बैलेंस में जो आपको इनकम टैक्स एक्सपेंस दिया हुआ है 4355, ये आपने पुट कर दिया, तो आपके पास 24,717 नेट प्रॉफिट या नेट इनकम या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंप्यूट हो गया। तो ये आपकी जी आपकी जो ये कंप्लीट बन गई है, दिस इज़ कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि एक ट्रेडिंग बिजनेस के लिए आपने प्रिपेयर की होनी है। इसके बाद हमने बनानी है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। चूँकि ये आपका कॉरपोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है या कॉरपोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस है, तो हमने जो शेयर कैपिटल रिपोर्ट करना है, या जो हमने इंडिविजुअल इक्विटी आइटम्स है जो हमारे रिपोर्ट करने हैं, ये हमने अलग अलग कॉलम में रिपोर्ट करने हैं। यानी SC स्टैंड फॉर शेयर कैपिटल, और रिटेन अर्निंग का हमने अलग अलग कॉलम बनाना है, और हर एक के अंदर मूवमेंट को हमने सेपरेटली शो करना होता है। तो देखें जी, इसमें सबसे पहले हमने ओपनिंग बैलेंस रिपोर्ट करना है। तो ओपनिंग बैलेंस शेयर कैपिटल का देखें, ये ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। अच्छा, कोई ट्रांजैक्शन इसमें ऐसी नहीं हुई है जो कि शेयर कैपिटल में इंक्रीज का बायस बने। अगर ड्यूरिंग द ईयर आपने शेयर इश्यू किए होंगे, तो आपने यहाँ पे फर्दर इश्यू ऑफ शेयर्स को भी रिपोर्ट करना होगा, तो ये शेयर कैपिटल की मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर देंगे। रिटेन अर्निंग का कॉलम है, लिहाजा ये कॉलम आगे ब्लैंक ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुई है। जबकि रिटेन अर्निंग के कॉलम में सारी मूवमेंट होगी। सबसे पहले रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस हम रिपोर्ट करेंगे, दैट विल बी फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। जी, रिटेन अर्निंग का जो ओपनिंग बैलेंस है 24,327, देखें ये ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। उसके बाद आपने प्रॉफिट जो आपको हुआ है वो प्रॉफिट आपने करना है, वो प्रॉफिट अब आपने यहाँ से लेना है। दिस इज़ दी टोटल प्रॉफिट। और इसकी अगर हम फॉर्मेटिंग कर दें तो इसको हम डबल लाइन भी लगा देना चाहिए, ताकि ये चीज़ अब क्लोज हो गई है। तो देखें ये प्रॉफिट आपने यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद ये टोटल जो आपके पास सब टोटल एक हमने बना दिया उसमें, और सब टोटल में से हम जो हमने डिविडेंड्स पे किए हैं जी, इसके बाद हमने डिविडेंड्स जो पे किए होंगे, वो भी हमें ट्रायल बैलेंस में डिविडेंड्स दिए होंगे, वो हमने यहाँ से माइनस कर देने हैं 12,000। तो देखिए ये हमारे पास जो नेट इसका क्लोजिंग बैलेंस आ गया रिटेन अर्निंग का, ये हमारे पास 37,044 आ गया। तो देखें जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, इसमें हर इक्विटी आइटम को आपने सेपरेटली रिपोर्ट करना होगा। नाउ इट इज़ द टाइम टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जी, इसमें लेफ़्ट साइड पे हमने एसेट्स रिपोर्ट करने हैं, राइट साइड पे हम इक्विटीज़, लायबिलिटी एंड इक्विटी रिपोर्ट करेंगे। जी, सबसे पहले हम
करंट एसेट्स रिपोर्ट करेंगे एसेट साइड पे। तो करंट एसेट जी यहाँ पे कैश हमें दिया हुआ है 20,861। अकाउंट रिसीवेबल हमें दिया हुआ है अकाउंट रिसीवेबल दैट इज़ 82,890। और क्लोजिंग स्टॉक जो हमें यहाँ पे हमने रिपोर्ट किया था वही क्लोजिंग स्टॉक हम इधर रिपोर्ट करेंगे दैट इज़ 277,390। तो टोटल करंट एसेट हमारे पास ये आ गए। उसके बाद इक्विपमेंट जो हमारा एक नॉन करंट एसेट है वो हम रिपोर्ट करेंगे, दिस इज़ इक्विपमेंट। और उसके अगेंस्ट जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ा हुआ है ये हम रिपोर्ट करेंगे। तो ये हमारी कैरिंग वैल्यू ऑफ दी नॉन करंट एसेट, जिसको हम कैरिंग वैल्यू कहते हैं, ये नहीं वो वैल्यू जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट करते हैं। तो और टोटल एसेट्स हमारे जी 539,143 के आ गए। अब जी लाइबिलिटी सेक्शन में हमारे पास जो है वो अकाउंट्स पेबल हमने रिपोर्ट करना है। अकाउंट्स पेबल देखें, ये अकाउंट्स पेबल हमने रिपोर्ट कर दिया जी। उसके बाद इनकम टैक्स पेबल है, ये भी हमारी करंट लाइबिलिटी होती है, हमने इसको पे करना होता है इनकम टैक्स पेबल। और सैलरीज पेबल ये भी हमारे अक्रूवल्स होते हैं जो हमने कस्टमर्स को जो सैलरीज उन्होंने अर्न कर ली हैं अगले महीने पे करनी होती है। उसके बाद जी यहाँ पे नोट के बारे में एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि ये जो हमारा नोट पेबल है ये 2022 में हम पे करेंगे, यानी 2-3 साल के बाद हम पे करेंगे। तो लिहाजा ये नॉन करंट या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के अंदर क्लासीफाई किया जाएगा। तो करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर ये 3 लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी, जबकि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में ये नोट्स पेबल आ जाएगा। इसको हम रिपोर्ट कर देंगे 2,50,000। उसके बाद जी हम जो नेक्स्ट सेक्शन है वो शेयर होल्डर इक्विटी का सेक्शन है, जिसमें हम यहाँ से इंफॉर्मेशन को पुट करेंगे। शेयर कैपिटल की इंफॉर्मेशन ये वाला क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, और रिटेन अर्निंग का जो बैलेंस है वो दिस बैलेंस रिटेन अर्निंग का आ जाएगा। तो देखें जी ये तमाम चीज़ें पुट करने के बाद हमारे टोटल एसेट्स और टोटल इक्विटीज़ या टोटल लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटीज़ बराबर हो गए हैं। दिस इज़ द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ए ट्रेडिंग कंसर्न यूजिंग अ ट्रायल बैलेंस, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इंशाल्लाह आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस आपको मज़ीद मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम।